हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो हम देख रहे थे अपनी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर और इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। इसमें हम देखेंगे आज चैप्टर 3 और इसको हम कंप्लीट एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। बाकी इससे पहले हम अपनी यूनिट सेकंड के और बाकी हम यहाँ पे अपना आईआर वाला, फ्लेम वाला, फ्लोरीमेट्री, यूवी, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने इनके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हो तो उनके जाके आप जरूर से चेकआउट कर लेना। तो अब अगर हम बात करें इस वाले टॉपिक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो अगर इससे पहले वाले जो हमारे चैप्टर था, चैप्टर 2 था, इसमें हमारा था फ्लेम फोटोमेट्री, जिसको हम जो अपने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से भी जानते थे, तो वो वाला हमारा काफी ज्यादा सिमिलर है इससे। तो मैंने उस वीडियो में भी बोला था, तो उस वाले चैप्टर 2 को जाके आप जरूर देख लेना। जो हमारा फ्लेम फोटोमेट्री वाला है, आप इसको देख लोगे तो 50% तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बाकी जो भी डिफरेंस है वो आप अच्छे से समझोगे और आपके दोनों चैप्टर, यानी कि आप अगर चैप्टर 2 समझोगे तो आपको ये चैप्टर 3 भी ऑलमोस्ट आपका समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर हम इसको समझते हैं। अब अगर इसमें क्वेश्चन हम देखें कि क्वेश्चन हमारा मोस्टली क्या पूछा जाता है, तो इसमें डायरेक्टली अगर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो बन के आता है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके ऊपर आ जाता है। मतलब 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक हमारा प्रिंसिपल हो गया, एक हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया एंड हमारा थर्ड हो गया इसमें एप्लीकेशन के बारे में। तो इन तीनों को हम कवर करेंगे। अब इसमें एक चीज हमारी छूट जाती है, वो हमारा रहेगा इंटरफेरेंस वाला। तो एग्जाम में वैसे कभी आता नहीं है, तो आप चाहो तो बुक वगैरह में इसको चेकआउट कर सकते हो। हम सिर्फ यहाँ पर 3 टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ इसको हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, एक्चुअल में इसका इंट्रोडक्शन वगैरह वाला पार्ट समझते हैं। तो बेसिकली सिंपल समझो कि मान लो आपके पास कोई सा सॉल्यूशन है, सैंपल वगैरह है, और उसके अंदर अगर कुछ मेटल्स प्रेजेंट हैं, तो उन्हीं मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं वही हमारा होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लेम वाला जो पार्ट था वो भी हमारा इसी मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज कर रहे थे। तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा एटॉमिक वाला ये एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, ये बेसिकली हमारा इसकी क्वांटिटेटिव पर ज्यादा ध्यान देता है। क्वालिटेटिव भी करता है, लेकिन मोस्टली जो हमारा ये यूज किया जाता है वो किया जाता है क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन। यानी कि मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक सैंपल है, तो इसके अंदर हमारा जो कोई भी मेटल प्रेजेंट है, तो वो कौन सा मेटल प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस वाले एएएस के अंदर। अब मेटल्स के बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे मान लो वाटर वगैरह है, पानी वगैरह, तो उसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कुछ हमारे मिले होते हैं मेटल। कुछ ज़्यादा मात्रा में ये नुकसान वगैरह भी हमारे पहुंचा सकते हैं। तो बस इन्हीं को हम चेकआउट करते हैं। जैसे मान लो हमने एक वाटर का यहाँ पे पूरा का पूरा सैंपल ले लिया, पानी ले लिया पूरा का पूरा। अब उसको हम क्या करेंगे, पूरा इस एएएस में डाल देंगे और उसके बाद हमें इसमें पता लग जाएगा कि इसमें सोडियम, मैग्नीशियम हमारे कितने मात्रा में प्रेजेंट है, कितने कंसेंट्रेट में प्रेजेंट है। अगर वो हमारे मतलब लिमिट से ज़्यादा है तो वो पानी हम लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बस इन्हीं चीज़ों को हम चेकआउट करते हैं इस एएएस यानी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अब आई होप आपको ये समझ आ रही होगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे एक्चुअल में काम किस लिए आती है। ठीक है, तो जैसे हमारे ये पानी वगैरह हो गया, या अगर हम और चीज देखें, मान लो आपका ब्लड वगैरह हो गया, ब्लड सीरम होती है, तो ब्लड के अंदर भी हमारे काफी ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं, हमारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम वगैरह हो गया। तो उनको भी हम इसी मेथड यानी कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने इसके अंदर मेटल्स हमारे प्रेजेंट है। तो ये जो भी हमारे काम होते हैं, इन सबको हम करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। अब बार बार इतना लंबा नाम नहीं लेना, तो इसको हम एएएस बोलेंगे, शॉर्ट में AA बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे याद रखना। तो अब भाई डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इट इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जैसे हमारा पहला वाला था वो एमिशन पे बेस्ड था, ये हमारा एब्जॉर्प्शन पे था। कैसे है वो आपको आगे समझ आता है कि ये एब्जॉर्प्शन क्यों है। तो बेसिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जिसके अंदर हम बेसिकली मेटल्स की डिटेक्शन करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसमें हम जो भी हमारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं लिक्विड के अंदर, उसकी क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन करते हैं, कि उसकी हम अमाउंट वगैरह को मेजर करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम आगे समझेंगे। तो अब अगर एग्जाम्पल हम देखा जाए तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हमारे मान लो कोई ब्लड सीरम है, ब्लड वगैरह प्रेजेंट है, तो उसके अंदर हम उसकी एस्टिमेशन या फिर डिटेक्शन या फिर डिटरमिनेशन कर सकते हैं कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, कि हमारे कितने अमाउंट्स में प्रेजेंट है हमारे ब्लड सीरम के अंदर। बाकी हम जो एडिबल्स आयन होते हैं हमारे, उनके अंदर हम यहाँ पर कर सकते हैं डिटेक्शन सोडियम वगैरह की। बाकी कुछ टैप वाटर, जो मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया, मान लो कोई भी आप पानी पीते हो या यूज करते हो, उसके अंदर हमारे कितने मेटल्स प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। बाकी यूरिन के अंदर ये हमारा Fe4 पॉजिटिव आयन है, इसको हम मेजर यहाँ पे कर सकते हैं। चलो कमेंट्स में बताओ इसकी मतलब पूरा नाम बताओ, देखते हैं कितने लोगों को आता है, कमेंट्स में यहाँ पे लिख के बताओ, इसीलिए मैंने इसका नाम नहीं लिया। ठीक है, तो Fe4 पॉजिटिव, इसका कमेंट्स में नाम लिख के बताओ इसको हम क्या बोलते हैं। बाकी हम कॉपर आयन को बियर सैंपल वगैरह में इनको मेजर कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर पीवी, यहाँ पर
अब ये ना बोला पी भी नहीं पता, पी मतलब लेड, हमारा जो लेड वाले कंपाउंड होते हैं वो लीड आयंस को हम यहाँ पेट्रोल या गैसोलीन के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं इसको हम यहाँ मीजर करते हैं। तो ये कुछ हमारे एक तरह से एग्जांपल हो गए जिसको हम किसकी मदद से, AA की मदद से क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कितना क्या प्रेजेंट है। तो ये वाले का नाम आप कमेंट्स में लिख के बताओ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कुछ और बातें देखें तो हमारे एलन वेल्स थे जिन्होंने 1955 में इस वाली टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था, और ये टेक्निक हमारे लिए मतलब एक तरह से बेस्ट टेक्निक उस टाइम की बनी थी, और इसने अवार्ड वगैरह भी हमारे जीते हुए थे। तो अब इसमें मतलब फायदा क्या हो रहा था हमारा एक्चुअल में देखा जाए तो, जैसे आपने पिछली वाली हमारी वीडियो देखी फ्लेम में, तो उसमें क्या हो रहा है कि मान लो ये आपके पास कोई भी सैंपल है हमारा, तो इसमें अगर एक या दो से ज्यादा हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है, मेटल्स मान लो हमारे सोडियम कैल्शियम या हमारे ये एक साथ प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकते थे, ये आपस में थोड़ा सा जो रेडिएशन निकलती वो इंटरेक्ट हो जाती थी और हमको रिजल्ट बेस्ट नहीं मिलता, हमको एग्जैक्ट पता नहीं लगता था कि कौन सी चीज यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसा इस वाली टेक्निक के साथ नहीं होता है। इसमें कोई भी हमारा मिक्सचर है उसमें अगर हमारे 2-3 एलिमेंट या मेटल प्रेजेंट है तो हमको उन्हें सेपरेट यानी कि अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हमें जो भी मेटल की आइडेंटिफिकेशन करनी है, डिटर्मिनेशन करनी है, वो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो आप आगे समझ जाओगे, बड़े बहुत ही ईजी और बेहतरीन आप समझ जाओगे कि ये बेस्ट हमारा क्यों माना गया था। ठीक है, तो ये चीज होती है कि यहाँ पर हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तरह से कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर एक्वस या फिर नॉन एक्वस दोनों तरह के सैंपल का यूज कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे ये जो मेटल्स हैं वो यहाँ पे मिक्स होंगे। तो ये हमारी कुछ इंट्रोडक्शन बातें थी इसके बारे में। अब समझते हैं हम इसका प्रिंसिपल कि आखिर ये हमारा काम कैसे करता है। तो प्रिंसिपल से पहले थोड़ा सा आप इसके डायग्राम को देख लो, आपको थोड़ा सा समझ आएंगी चीज़ें क्या कैसे हैं। थोड़ा थोड़ा हमारा यहाँ से अगर आगे का देखा जाए तो ये पूरा का पूरा हमारा मैच कर रहा है जो हमारा फ्लेम वाला पार्ट था। अब ये वाली कुछ चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है वो मैं आपको आगे समझा दूंगा कैसे क्या है। तो अगर हम प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, लिक्विड सैंपल होता है। अब उस लिक्विड सैंपल को हम फ्री न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो आप यहाँ पर समझ लो। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास ये कोई भी लिक्विड का सैंपल है और इसी के अंदर हमारे जो मेटल्स के जो आयंस, हमारे मेटलिक जो साल्ट है वो हमारे मेटल यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसकी हमको आइडेंटिफिकेशन एक्चुअल में करनी है। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब इसको जैसे ही हम यहाँ फ्लेम के अंदर मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमारा एटमाइजर, नेबुलाइजर ये चीजें लगी होती हैं। ये हमारे क्या करते हैं उस ये हमारा पूरा क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसी दौरान जो हमारा ये फ्लेम है ये क्या करेगा, जो सॉल्वेंट हमारे यानी कि लिक्विड में हमारा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट हमारे मेटल्स हो जाएंगे। तो ये सॉल्वेंट हमारा बाकी का लिक्विड है वो एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है, वो हमारा वेपराइज हो जाता है यानी कि उड़ जाएगा हवा बन के। उसके बाद हमारे क्या बचेंगे, सॉलिड पार्ट बचेगा जो हमारे एक्चुअल में क्या होंगे, मेटल्स होंगे जिसकी हमको आइडेंटिफिकेशन करनी है या जिसको हमको मेजर करना है अमाउंट कितना क्या कैसे है। तो वो हमारे जो सॉलिड फाइन पार्टिकल बचेंगे वो अगेन जैसे ही हमारी फ्लेम, भाई आग तो चल रही है, टेम्परेचर हमारे यहाँ पे हजारों में है, तो वो अगेन सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी हमारी यहाँ फ्लेम लग रही है, भाई आग तो चल रही है, देन ये हमारे क्या हो जाते हैं न्यूट्रल एटम, यानी कि ये डिसोसिएट हो जाएंगे, आपस में टूट जाएंगे और हमको न्यूट्रल एटम की फॉर्म में ये हमारे मिल जाता है। तो इस तरह हमारा कंप्लीट ये छोटी सी प्रोसेस होके हमें कंप्लीट फ्री न्यूट्रल एटम यहाँ पर मिलते हैं। तो वही यहाँ पर समझो क्या हुआ, हमारा ये सैंपल है, यहाँ पर हमने फ्लेम के अंदर इसको जैसे इंट्रोड्यूस किया, ये हमारा फ्री न्यूट्रल एटम में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो रहा था, जो फ्लेम वाला था उसमें हमारी जो फ्लेम थी यही हमारी इसको ग्राउंड से एक्साइटेड में पहुंचा रही थी। लेकिन ये जो हमारा होगा AAS वाला यानी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन वाला, इसमें हम एक अलग से सोर्स ऑफ रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि भाई मैंने आपको डायग्राम बताया कि ये हमारी फ्लेम है, यहाँ पर हमारे पूरे फाइन पार्टिकल ये आगे गैस वाले, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फ्लेम था उसमें ये रेडिएशन फ्लेम ही काम कर रहा था। लेकिन जो हमारा AAS वाला है इसमें हमारा एक सोर्स ऑफ रेडिएशन लगा होता है जिसमें हम मोस्टली होलो कैथोड लैंप का यूज करते हैं, इसको शॉर्ट में HCl बोलते हैं। तो ये होलो कैथोड लैंप यहाँ पर क्या कर रही है कि ये रेडिएशन को यहाँ से एमिट कर रही है और वो रेडिएशन हमारे जो भी यहाँ पर जो फ्री न्यूट्रल एटम पहुंच गए जो हमारे ग्राउंड स्टेट में, इनके बाद ये हमारी रेडिएशन आ जाती है। अब ये क्या करेंगे, फ्री न्यूट्रल एटम इस रेडिएशन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब जो फ्लेम वाला था उसमें एक्साइटेड से नीचे आ रहा है, तब वो काम था, हमें वहां पर ये चीज नहीं लेनी है। हमको जो ये AAS वाला है इसमें जो रेडिएशन सोर्स है यही हमारे लिए मेन की पॉइंट होगा। कैसे होगा, ये जो हमारी रेडिएशन पॉइंट है इसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे ये फ्री न्यूट्रल एटम, देन ये अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहा है। ग्राउंड स्टेट थी यहाँ पे, रेडिएशन एब्जॉर्ब की और ये हमारा क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे चला गया। तो अब हमारे लिए मेन चीज यहाँ पर क्या हुई कि ये रेडिएशन हमारे लिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट वाले एटम ने क्या किया, एब्जॉर्ब की। तो इसी एब्जॉर्प्शन को हम क्या करते हैं, एक्चुअल में मेजर कर लेते हैं, यानी कि कितने हमारे जो रेडिएशन है वो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारे जो मेटल्स हैं वो हमारे जितने ज्यादा होंगे वो उतने ही ज्यादा हमारे रेडिएशन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो भाई सिंपल बोला जाए कि हम इस एब्जॉर्प्शन को मेजर कर लेते हैं और इसी एब्जॉर्प्शन की मेजरमेंट से हमको कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट के बारे में पता लगता है कि वो हमारा मेटल्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है।
तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूं तो लेट करो कि यहाँ से रेडिएशन हम एक एक करके भेज रहे हैं, ठीक है। एग्जाम ऐसा होता नहीं है, वैसे रे की फॉर्म में ज़्यादा है। समझ लो कि यहाँ पर हम एक एक करके क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को भेज रहे हैं। और यहाँ पर हमारे एलिमेंट, मेटल के एलिमेंट प्रेजेंट है और हर एक एलिमेंट हमारा एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब मान लो यहाँ से हम रेडिएशन एक एक करके भेज रहे हैं, एक एक करके भेज रहे हैं। हमने जब ओवरऑल यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, जो भी हमारी ये रेडिएशन गई उसको हमने एब्जॉर्ब करके टोटल देखा कि हमारे यहाँ पर लगभग जो है 12 रेडिएशन क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे जो मेटल थे वो हमारे कितने थे, 12 थे। यानी कि एक तरह से ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। यानी कि जो हमारे यहाँ एलिमेंट होंगे वो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जितनी हमारी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को हम यहाँ पे मीजर कर लेते हैं और इसी से हमको क्या मिल जाता है, यहाँ कितने हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है वो चीज़ हमको यहाँ पे पता लग जाती है। तो अब अगर आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिस्टम याद होगा तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन का हमारा फंडा लग रहा था, बियर-लैम्बर्ट लॉ लग रहा था, वही सेम फंडा हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा लग रहा है कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ मेटेलिक एलिमेंट। यानी कि जितने हमारे यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हमारी जितनी ज़्यादा होगी, हमारे जो एटम या एलिमेंट जो मेटल्स हमारे प्रेजेंट है वो उतने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। तो यही एक्चुअल में हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है, एब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल काम करता है। बाकी हमारा जो सैंपल है वो न्यूट्रल एटम में कैसे कन्वर्ट होता है वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो वैसे आप समझ चुके हो, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ हमारी एडिशनल है। तो वो मैं आपको जब इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट समझोगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये आइडेंटिफाई कैसे करता है। यानी कि मेजरमेंट तो आप समझ गए कि भाई जितना हमारा जो एटम है जितना एब्जॉर्ब करेगा लाइट को उतनी ही उसकी कंसंट्रेशन होगी, लेकिन इसने इसी लाइट को, इसी रेडिएशन को क्यों एब्जॉर्ब किया और ये एलिमेंट हमारा एक्चुअल में कौन सा था। यानी कि हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्वालिटेटिव वाली चीज़ समझनी है, तो वो आप इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट देख के अच्छे से समझ जाओगे। तो अब अगर यहाँ पर जो प्रिंसिपल की कहानी थी वो यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएगी। जो यहाँ पर ये फंडा आपको दिख जाएगा वो मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ मेटेरियल एलिमेंट डायरेक्टली टू वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा। साथ में जो हमारी ये मीजर कर रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन वो कर किससे रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ डिटेक्टर्स की मदद से ये क्या कर रहे हैं, मीजर कर रहे हैं। तो डिटेक्टर्स हमारे कौन से यूज होंगे, यहाँ पर एक PMT वाला होगा और एक हमारा फोटो ट्यूब वाला हो सकता है। तो PMT हमारा मोस्ट कॉमन और मोस्टली यूज वाला होता है। तो ये हमारा बेसिकली प्रिंसिपल था जो आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम यहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल जो हमारा है ना इसमें थोड़े सा मतलब मैथमेटिकल भी टर्म दिया हुआ है, तो इसको आप समझ लो। वैसे तो याद मुश्किल ही करोगे, तो समझ लो क्या होता है। तो V इज इक्वल टू जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल टू पाई ई स्क्वायर अपॉन MC डॉट यानी कि मल्टीप्लाई NF है। तो V हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पाथ, यानी कि जो हमारी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, इसी को हमको एक्चुअल में पता लगाना है। फिर E हमारा हो जाता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम है तो उस पर भाई हमारा कितना चार्ज है, कैल्शियम है तो उस पर कितना चार्ज है, तो ये चीज़ हमारी हो जाती है। M फॉर हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर हमारा यहाँ पर C इज इक्वल टू हमारा हो गया स्पीड ऑफ लाइट हो गई कि लाइट की हमारी स्पीड कितनी है। फिर N हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच कैन बी एब्जॉर्ब एट B, यानी कि हमारे कितने एटम है जिन्होंने एब्जॉर्प्शन शो किया है, वो हमारे नंबर ऑफ एटम। क्योंकि भाई एक बार में सारे एटम तो भाई ग्राउंड से एक्साइटेड में चले नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाते हैं। तो जितने हमारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसी का हम यहाँ पर एक्चुअल में रेशियो यहाँ पे एक तरह से लेते थे। फिर F इज इक्वल टू है एबिलिटी ऑफ ईच एटम टू एब्जॉर्ब एट B, यानी कि कोई भी एटम हमारा कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये चीज़ें ऐसी हैं बातें, आप यहाँ पे इसको याद करना चाहो तो कर लेना। तो ये हमारा प्रिंसिपल के अंदर ही थोड़ा मैथमेटिकल टर्म आ जाता है जो आप यहाँ समझ गए होंगे। अब समझते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और यहीं पर आप सारी की सारी कहानी समझ लोगे तो आपको ये कंपोनेंट के बारे में दो बातें वो आप लिख दोगे। तो अब समझो कि मेन हमारा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन या हमारा जो AA है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास जो होता है पूरा सैंपल सेल होता है, इसको आप समझ लो पहले। तो सैंपल हमारा सबसे नीचे होता है। अब अगर आपको ये डायग्राम याद हो तो ये हमारा किसका था, टोटल कंजप्शन बर्नर का था, यानी कि इसमें टोटल हमारा सब कुछ कंज्यूम हो रहा था। तो आप समझ लो धीरे धीरे यहाँ सबसे नीचे हमारा भरा होता है सैंपल, जिसको हम यहाँ मेटेलिक साल्ट हमारे इसमें मिला होगा अननोन वाला, जिसको हमें पहचानना है और वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये चीज़ हमको पहचाननी है। ये हमारा लगा होता है बर्नर। बर्नर में हमारे एक तरफ से ऑक्सीजन जाएगी या फिर डायरेक्टली एयर जाएगी, इधर से हमारा जाता है फ्यूल। अब इन्हीं में जो हमारी ये टर्म है इसी में हमारा नेबुलाइजर या फिर एटमाइजर हमारा लगा होता है। अब समझो क्या हो रहा था, सबसे पहले यहाँ से हमारा सैंपल जो भी हमारा अननोन है वो यहाँ से जा रहा था ऊपर, इधर हमारा एटमाइजर या नेबुलाइजर होते हैं वो हमारे क्या करते हैं इस सैंपल को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारी फ्लेम है वो क्या करती है इसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद जो हमारा नेबुलाइजर है वो यहाँ से स्प्रे कर देगा, तो हमारे जो कोई भी सैंपल है मान लो ये ब्लू कलर का वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इस फ्लेम के अंदर हमारे ये ब्लू कलर का सैंपल यहाँ पे पहुंच जाता है। तो यहाँ तक आप कहानी समझ गए। अब इसमें एक हमारा इधर होता है जिसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन, इसको आप समझो। तो यहाँ के लिए हमारे दो चीज़ें मतलब दो तीन तरह के लैंप होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारा होलो कैथोड लैंप, जिसको हम शॉर्ट में HCl बोलते हैं। अब होलो कैथोड लैंप मतलब होलो है हमारा खाली है बीच में, और कैथोड हमारा क्या है मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और लैंप है। अब समझो कैसे क्या यहाँ पे हो रहा है। तो एक हमारे यहाँ पर होता है इस तरह का होलो कैथोड लैंप, सॉरी ये पूरा, और इसमें हमारा होता है होलो कप होता है।
कप टाइप का थोड़ा बहुत होता है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब इसके अंदर हमारी भरी होती है एक इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब क्या है कि ये हमारी मेटल के साथ कोई ज़्यादा रिएक्शन वगैरह नहीं करेगी। तो इनर्ट गैस में हमारी या तो आर्गन भरी होगी, या हमारी यहाँ पर नियॉन भरी होगी, या फिर यहाँ पे हमारी हीलियम भरी होती है। ये आप चीज़ समझ गए। अब ये जो जगह है हमारी, ये पॉइंट आपको समझ रहे हैं कि इस जगह पे रखा होता है हमारा एक मेटल, और जो मेटल हमको पता है या तो वो मेटल हमारा सोडियम होगा, या कैल्शियम होगा, या बेरियम होगा। अब ये मेटल हम किस बेस पर डिसाइड करते हैं? यहाँ आपको जैसे सैंपल है, तो अगर हमें इस सैंपल में लेट करो, हमें यहाँ पे इस सैंपल में क्या करना है, सोडियम की आइडेंटिफिकेशन करनी कि सोडियम है कि नहीं है। हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमें यहाँ पे सोडियम की पता लगानी है। तो लेट करो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम को पुट कर देंगे। यानी कि हमें जिस भी एटम की यहाँ पर पहचान करनी है या एस्टिमेशन करनी है, हम उसी एलिमेंट या उसी मेटल को क्या करते हैं, यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर पता नहीं कौन सा है, तो मान लो हमें यहाँ पर सोडियम को पहचानना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम मेटल को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर करंट पास किया जाता है, इस होलो कैथोड लैंप है, ये जो भी हमारी गैस है वो क्या करेगी, इसकी तरफ मूव करेगी, जो हमारा मेटल है इसकी तरफ, और फिर क्या होगा, यहाँ पे करंट पास होगा, और जो हमारे यहाँ मेटल है वो अपनी रेडिएशन को क्या करेगा, यहाँ पे एमिट करेगा। आप समझना ध्यान से, ये क्या करेगा, अपनी रेडिएशन को यहाँ पे एमिट करेगा। अब हमने यहाँ पर मेटल कौन सा रखा था, सोडियम, और अगर आपको याद हो तो सोडियम जो हमारा होता है उसकी कितनी होती है, 589 नैनोमीटर की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमने यहाँ सोडियम फिट किया है, तो यहाँ से जो हमारी रेडिएशन निकलेगी वो हमारी निकलेगी 589 नैनोमीटर की रेडिएशन निकलेगी। अब ये रेडिएशन गई। अब यहाँ पर हमारा ये लगा होता है चॉपर। चॉपर का बेसिकली काम क्या होता है कि ये मॉड्यूलेट करता है हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, यानी कि लाइट को थोड़ा सा कम ज़्यादा या हैंडल करेगा, या कुछ एक्स्ट्रा जा रही है उसको कलेक्ट करेगा, एक तरह से हमारा मॉडिफाई कर रहा है जो भी हमारी लाइट आ रही है उसको। तो इसी के लिए हमारा चॉपर होता है। तो यहाँ से जो भी लाइट आएगी उसको जो मॉड्यूलेट करके और अच्छे से यहाँ पे वापस भेज देगा बर्नर के पास में। अब समझो, यहाँ पर हमारा क्या था, फ्लेम जल रही थी, और यहाँ पर हमारे क्या थे, फाइन एटम, यानी कि जो फ्लेम हमारी थी उसने एक्चुअल में क्या कर दिए थे, हमारे गैस स्टेप में फ्री न्यूट्रल एटम हमारे जनरेट कर दिए थे। तो अब इस जगह पे क्या हो रहा था कि हमारे जो यहाँ से रेडिएशन आई है, वो रेडिएशन हमारी इस फ्री एटम जो हमारे थे उसके पास जा रही थी, और देन वो हमारे एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे। यानी कि जो यहाँ वाला पूरा फंडा था, ये फंडा हमारा यही था कि रेडिएशन हमारी आ रही थी होलो कैथोड लैंप से, और जो हमारे फ्री न्यूट्रल एटम थे ये हमारे फ्लेम ने कर दिया था इनको, और जो हमारे ये एटम थे वो हमारे ग्राउंड से एक्साइटेड में यहाँ पे जा रहे थे। तो अब समझो सारी कहानी यहाँ पर क्या हुई कि अब यहाँ पर अगर इन द केस अगर यहाँ पर हमारा सोडियम प्रेजेंट होगा, तभी वो क्या करेगा, हमारी इस वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वरना नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, सोडियम पास किया है। तो अब लेट करो कि यहाँ पर हमारा कैल्शियम या फिर बेरियम कोई और हमारा प्रेजेंट है, तो भाई यहाँ पर हमारी जो रेडिएशन आ रही है वो हमारी फिक्स आ रही है 589 की। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर क्या रखा है, सोडियम रखा है। इसको याद रखना कि हमने अभी सोडियम रखा है, हम और भी कोई सा रख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे सोडियम रखा है तो हमारी जो रेडिएशन आएगी वो 589 नैनोमीटर की आएगी। तो अब अगर इन द केस ये सैंपल में हमारा सोडियम प्रेजेंट होगा, देन वो क्या करेगा, हमारी इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और तब हमारी जो ट्रांसमिट वाली यानी कि जो बची कुची वाली लाइट है वो हमारी रेडिएशन यहाँ निकल जाएगी, लेंस इसको कलेक्ट करेगा, मोनोक्रोमेटर के पास भेजेगा, ये इसको क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, देन हमें जो भी डिजायर चाहिए वेवलेंथ यानी कि 589 वाली वो हमारी यहाँ पे पास की जाएगी। डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा पूरा, एम्पलीफाई उसको थोड़ा सा मतलब एम्पलीफाई करेगा, थोड़ा सा बड़े में दिखाएगा, और रीड आउट डिवाइस में हमको यहाँ दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमको किस तरह दिखेगी कि हमारी जो ट्रांसमिट है वो पूरी होती जा रही है, लेकिन जैसे ही हमारी 589 वाली कंडीशन आएगी, यहाँ पे जाके हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो हमको यहाँ इस तरह देखने को मिलेगी और वापस। तो अब अगर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हमको 589 नैनोमीटर पर देखने को मिलती है, देन हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ, इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट था, सोडियम ही प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमारी जो पास ही सिर्फ 589 की नैनोमीटर की हो रही है, तो अगर यहाँ पर ये इसको एब्जॉर्ब करता है, देन तो हमको यहाँ पता लग जाएगा भाई सोडियम है। और अगर मान लो इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, हमारा ग्राफ सीधा चला गया या किसी और रेंज पे गया, तो हम कह देंगे कि इसके अंदर हमारा सोडियम प्रेजेंट नहीं था और कोई हमारा प्रेजेंट होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसकी हम आइडेंटिफिकेशन यानी कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है ये हम पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ से जो रेडिएशन पास की जा रही है, अगर उसी रेडिएशन को इस सैंपल ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो भाई हमारे ये मेटल और ये सैंपल में हमारा जो मेटल है वो दोनों हमारे सेम होंगे। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करता है तो हमारे ये मेटल और सैंपल में क्या होंगे, अलग अलग कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये तो हमारी हो गई क्वालिटेटिव। और क्वांटिटी कैसे मेजर करता है, तो जो डिटेक्टर हमारे यहाँ पर है वो डिजिटल पूरी स्क्रीन हमारी होती है, कंप्यूटर की तरह आपको सारे ये मशीन मिलेंगी, उसमें हमको अच्छे से देखने को मिल जाती है कि कितने अमाउंट ऑफ हमारी लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है। अब उसी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइट के बेस पे हम यहाँ सैंपल का जो कंसंट्रेशन है उसको भी हम यहाँ पर बता देते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे काम करता है। अब लेट करो कि यहाँ पर हमारा कोई दूसरा मतलब सैंपल है, मान लो कैल्शियम है, तो अगर हमको पता नहीं है तो हम यहाँ पर एक एक करके जान कि बस यही इसका एक ड्रॉबैक है कि हमें हर बार होलो कैथोड लैंप के अंदर इस मेटल को चेंज करना पड़ता है। यानी कि हम एक बार में सिर्फ एक ही मेटल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ हम ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के
जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक करेंगे। ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर हमने यहाँ पर सोडियम फिट कर दिया तो हम यहाँ पर सिर्फ सोडियम की डिटर्मिनेशन या एस्टिमेशन कर सकते हैं और किसी की नहीं कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे कैल्शियम फिल कर दिया तो हम सिर्फ कैल्शियम की यहाँ डिटर्मिनेशन या एस्टिमेशन कर सकते हैं और किसी की नहीं कर सकते। तो ये हमारा पूरा का पूरा होता है AAS यानी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें बेसिकली हमारी एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारी ये रेडिएशन है उसको कितना इसने एब्जॉर्ब किया, इसी चीज़ पर ये हमारा डिपेंड होता है। तो बस बाकी जो हमारी रीडिंग वगैरह है कैल्शियम की, वेरियम की, वो सब आपको पिछली वीडियो यानी कि आपको मतलब फ्लोमेट्री में सारा कुछ मिल ही जाएगा। कैल्शियम हमारा कितना एक्सेप्ट करेगा, 622 करीब होता है, तो उसके लिए हमारी ये रेडिएशन आएगी। यहाँ कैल्शियम होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इस तरह हम सारे के सारे जो भी हमारे मेटल्स हैं उन सबको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई और क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि उसकी अमाउंट वगैरह कितनी है। तो ये हमारा पूरा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग वगैरह सारा कुछ आप समझ गए होंगे, और यही हमारी एब्जॉर्प्शन को मेजर करके हम इसकी वो कर सकते हैं। और बाकी रेडिएशन हमारी कुछ मतलब फिक्स कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फिक्स आती है हमारी यहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ पर हम मेटल जो रखे हैं उसी की रेडिएशन आती है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं कि पहचान भी सकते हैं क्या कैसे है। अब इसके अंदर अगर हम पार्ट देखें तो रेडिएशन सोर्स आ जाता है हमारा, चॉपर आ जाता है, सैंपल सेल, एटमाइजर है, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर, एम्पलीफायर, रीड आउट डिवाइसेज है। सबके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो रेडिएशन सोर्स है उसमें हम मोस्टली अपना होलो कैथोड लैम्प का यूज़ करते हैं, और जो आपको यहाँ मिल जाएगा कि जो हमारे ये वायर हैं जिसमें इलेक्ट्रिक वायर हो रही है वो हमारे टंगस्टन वायर होते हैं। यहाँ पे हमारा मेटल फिट किया जाता है, और जो हमारे ये है विंडो वगैरह ये हमारी क्वार्टर या फिर ग्लास की बनी होती है, ठीक है। बाकी काम आपको पता है कि एक बीच में होलो कप होता है, यहाँ पर हमारा मेटल ये रखा होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ये हमारी रेडिएशन एमिट करने लगता है, और रेडिएशन हमारी उसी मतलब रेंज की एमिट करेगा जिस रेंज का हमारे यहाँ पे मेटल रखा हुआ है। तो यही हमारी थी रेडिएशन सोर्स। चॉपर हमारे बेसिकली मॉड्यूलेट करता है, यानी कि मॉडिफाई करेगा, इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करना या किसी एक रेंज की भेजनी, ये सारे काम हमारे चॉपर करता है। यहाँ पे हमारे सैंपल सेल, एटमाइजर, बर्नर तीनों के बारे में लिख दिया। तो सैंपल सेल बेसिकली हमारा कोई भी अननोन मेटेलिक साल्ट कंटेन लिक्विड होगा हमारा, यानी कि एक लिक्विड है जिसके अंदर कोई भी हमारा अननोन मेटेलिक साल्ट है, या वो वाटर का हो गया या मतलब उसका हो गया, वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिए कि कौन कौन से हमारे लिक्विड हो सकते हैं। एडिबल आयन हो सकता है, टैप वाटर हो सकता है, ब्लड सीरम हो सकता है, पेट्रोल गैसोलीन हो सकता है, बियर सैंपल हो सकता है। इसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट है इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं या क्वांटिफाई करते हैं। फिर एटमाइजर, नेबुलाइजर का काम है सैंपल लिक्विड को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा गैसर स्टेट में, और उसको स्प्रे कर देगा अपने फ्लेम के पास में। बर्नर हमारा फ्लेम प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जो भी बर्नर कैसे होते हैं क्या होते हैं वो हमारे जो फ्लेम फोटोमेट्री में पढ़ा था वही हमारा सेम यहाँ पर सारी की सारी कहानी होगी, ठीक है। ये हमारा एक बर्नर मैंने शॉर्ट में बता दिया है। ये हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेंट या एयर बोल सकते हो, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारा फ्यूल आप लिख सकते हो। ये हमारा सैंपल यहाँ पे पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है। मोनोक्रोमेटर वही हमारे या तो प्रिंज यूज़ करेंगे या हम ग्रेटिंग यूज़ करेंगे, जो आपको यहाँ दिख जाएगा। डिटेक्टर में हम मोस्टली अपना फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, इसको जो डिटेल्स में हमने पढ़ाया था वो हमने पढ़ा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो अगर आपको समझना है तो। एम्पलीफायर हमारा बेसिकली क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा यानी कि इंक्रीज करेगा सिग्नल को। इसमें हम मोस्टली लॉक इन एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, जो बैकग्राउंड नॉइज को क्या करेगा, क्लियर करेगा। अब रीड आउट डिवाइस हमारे बेसिकली या तो ये चार्ट रिकॉर्डर होते हैं, चार्ट की तरह इस तरह बन के आएगा, जब मैंने आपको जो बताया ना डिजिटल व्यू हमारे होते हैं जिसमें सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, तो यही हमारे होते हैं। अब अगर इसकी हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट मेथड है जो हमारा मेटल्स की एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव दोनों तरह की। बाकी हमारा एनालिटिक केमिस्ट्री में यूज़ होगा, मिनरलॉजी में यूज़ होगा, मिनरल्स वगैरह वाटर वगैरह की बात होती है, वाटर सप्लाई वगैरह में यूज़ करते हैं। मेटलर्जी मेटल्स की जो मतलब स्टडी होती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। सॉइल एनालिसिस, मिट्टी में भी कुछ हमारे मेटल प्रेजेंट होते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो आइडेंटिफाई करेगा मेटल्स को, कैसे करेगा, हमारी जो सेम रेडिएशन वाली यहाँ से लाइट निकल के आती है, तो अगर इस मेटल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो भाई हमारा दोनों जो मेटल्स और हमारे सैंपल है वो हमारे सेम होंगे, अदरवाइज अलग होंगे। क्वांटिटेटिव में भाई हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ रेडिएशन को मेजर कर लेते हैं एब्जॉर्ब वाली, तो हम अपने सैंपल की अमाउंट को भी बता सकते हैं। डिटेक्शन बाकी हम फूड इंडस्ट्री, ब्लड सीरम जो मैंने यहाँ पे आपको बताए थे वही मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि आप इनकी भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। टैप वाटर मैग्नीशियम की, वियर सैंपल में कॉपर की, सोडियम की हमारी एडिबल साइंस में, और ब्लड के अंदर तो हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम सबकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही थे हमारे पूरे इसके एप्लीकेशन। अब यहाँ पर यही था हमारा साथी, बाकी इसका इंटरफेरेंस रह गया है तो वो मैं नहीं कराने वाला, इतना हमारा ठीक है। बाकी इसमें एक और चीज़ हमारी होती है, यानी कि जो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है ये हमारा होता है सिंगल बीम, हमारा मतलब सिंगल बीम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अब ये जो हमारा है ये हमारा है डबल बीम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब यहाँ पर बस इतना सा फर्क है कि सोर्स, चॉपर
ये हमारे मतलब सेम है। यहाँ पे सैंपल सेल है, तो यहाँ पे जो चॉपर है जो हमारा लाइट को भेजता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक हमारी रेफरेंस सेल रहेगी, एक हमारी ये सैंपल सेल के लिए जो बीम जाएगी वो रहेगी। तो ये बीम इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और दोनों हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं अगेन। और देन ये हमारे मोनोक्रोमेटर पे जाएंगे, डिटेक्टर पे जाएंगे, एम्पलीफायर पे जाएंगे, और बाकी जो हमारा सेम है। बस रीड आउट डिवाइस क्या करेगा, जो हमारे ये रेशियो दोनों का बताएगा, और उसके बेस पर हम इसकी जो भी क्वांटिटेटिव है ये सब हम मीजर करते हैं। तो बस मैंने बना दिया कि इन द केस अगर कभी आ जाता है, वर्किंग वगैरह सारा कुछ आपको पता है, सब कुछ पता है, बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप इसको बना के आ जाओगे। तो यही था टोटल हमारा इसी मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्सेस एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि बेसिकली जो हमारा चैप्टर 2 था उसमें और चैप्टर 3 में दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। क्योंकि जो फ्लेम वाले है उसको हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, इसको हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। तो बस अगर आपको इन द केस कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये तरीका आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट्स में लिख के बताओ। जय हिंद।